बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जस्ट टू रिकॉल, मैं सिर्फ ये स्लाइड आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा आइडिया कर सकें कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। बेसिकली वी आर डिस्कसिंग एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ फंक्शनल ग्रुप in a molecule which affects the overall structural activity relationship. फंक्शनल ग्रुप का क्या रोल होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में, यानी वो किस किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप जो है वो इफेक्ट करता है डिफरेंट एक्टिविटी के ऊपर। ऑफ कोर्स जो स्ट्रक्चर है वो खुद से अकेला तो नहीं है, मतलब आप ये नहीं कहें कि ये फॉर एग्जाम्पल बेंजोडाइजेपीन्स, मैंने आपको कहा कि सर साकिब के लेक्चर्स आप देखें तीनों या चारों जो भी हैं। अब बेंजोडाइजेपीन का जो स्ट्रक्चर है अगर आप उसको जहन में लेकर आए तो वो जो स्ट्रक्चर है उसके जो जितने डिफरेंट फीचर्स हैं, फॉर ऑल दोज डिफरेंट फीचर्स, बिकॉज ऑफ ऑल दोज डिफरेंट फीचर्स इट हैज a certain combined effect which is the overall effect of that drug. उस ड्रग का ये नहीं है कि वो जो पूरा मॉलिक्यूल है अपने हर पार्ट की बिना पे एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, अपने हर पार्ट की बिना पे उनमें से कोई एक पार्ट ऐसा है जो कि उसकी रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग में मददगार हो रहा है, कोई उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, कोई स्टेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो देयर आर डिफरेंट इफेक्ट्स विच आर प्रोड्यूसिंग। वो इफेक्ट्स जो है वो किस किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या फैक्टर्स हैं उनमें। मैंने आपको 3 मेन फैक्टर्स कहे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, वो मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, किन किन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बिना पे होते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक्सेप्टिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आ जाती है उसमें, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स जो होते हैं वो उनका क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स का और एक्सेप्टर्स का क्या होता है। डेफिनेटली ये नहीं कि सिर्फ ये इसी में होगा कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर ही उसका कोई रोल होगा, सॉल्युबिलिटी में भी है उसका इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट जो ऑलरेडी है उसके अंदर भी है। लेट अस इवैल्यूएट मोर। नेक्स्ट जो हमें करना है वो है सॉल्युबिलिटी इफेक्ट। जो ओवरऑल जो वाटर और लिपिड सॉल्युबिलिटी है ड्रग मॉलिक्यूल की, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये सब जो ओवरऑल उसकी जो वाटर या लिपिड सॉल्युबिलिटी है वो ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हमें बहुत ज़रूरी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द बॉडी के हवाले से बहुत ज़रूरी है, उसकी मेटाबॉलिज्म के हवाले से बहुत ज़रूरी है, उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, उसके रूट ऑफ एलिमिनेशन, इन सब के हवाले से जो सॉल्युबिलिटी है और जो ओवरऑल सॉल्युबिलिटी है कि वो वाटर सॉल्युबल बन रहा है कि लिपिड सॉल्युबल बन रहा है, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जहन में हो हमारे कि ओवरऑल वाटर ये सॉल्युबिलिटी ड्रग की है किस तरफ, ठीक है। This overall solubility is a composite sum of the contribution of each functional group present within the drug structure. That I'm telling you constantly कि हर functional group की मौजूदगी की वजह से उसकी जो combined effect है, that is basically producing the overall solubility का भी effect इसी की वजह से आ रहा है। Similar to electronic effect, the overall solubility contribution of a specific functional group can vary depending upon the adjacent group. अब आप ये देखेंगे आगे कि ये नहीं है कि एक मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप दिखा दिया, आप कहेंगे अब ये फंक्शनल ग्रुप इस ड्रग के साथ मौजूद है तो मीन्स इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो लिपिड सॉल्युबल ही होगा ये या वाटर सॉल्युबल ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो उसके साथ एडजेसेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं या एडिशनल ग्रुप्स अटैच्ड हैं उनकी कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ओवरऑल सॉल्युबिलिटी हम उसकी डिटरमिन कर पाएंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं वाटर सॉल्युबल फंक्शनल ग्रुप्स। वाटर सॉल्युबल फंक्शनल ग्रुप्स कौन से होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स दैट एनहांस द वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल, यानी कि वो फंक्शनल ग्रुप जो कि वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर दें। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज कैसे हाइड्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप भी कहा जाता है। द टू मेजर प्रॉपर्टीज दैट कंट्रीब्यूट टू द वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप आर इट्स एबिलिटी टू आयनाइज एंड इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड।
एक फंक्शनल ग्रुप अगर आयोनाइज कर पा रहा है, उसके अंदर आयोनाइज होने की एबिलिटी है, एक ये एबिलिटी। दूसरा ये कि अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो यूजुअली ये वाटर सॉल्युबल फंक्शनल ग्रुप्स की मेजर 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। Acidic and basic functional groups are capable of ionization. Both जो acidic भी हो और basic functional groups दोनों, they are capable of ionization and can become negatively and positively charged respectively. Functional groups ionization imparts an increase in the water solubility of a drug molecule. Functional group ionization से water solubility increase होती है. As such, it is important that you are able to identify acidic and basic functional group. अगर आप ये identify कर सकें कि these are the basic acidic functional groups which are attached in a drug molecule, या ये basic functional groups हैं which is attached in a drug molecule, then you can assess its solubility, which will be वाटर सॉल्युबिलिटी इसकी enhanced होगी या इम्पार्ट कर सकेगा वो, ठीक है। ये जो सारे पॉइंट्स मैं बेटा आपको लोगों को बता रही हूँ, आप ये एक एक करके जॉट डाउन करें, अपने पास एक लिस्ट बनाइए और इन सब को अलग अलग करके लिखिए। मैं तो एक्सप्लेनेशन के साथ कर रही हूँ, लास्टली मैं कोशिश करूंगी कि मैं इन सब को इकट्ठा करूं, देन हम ड्रग मॉलिक्यूल के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट कर करके देखेंगे, ठीक है। अभी तो हम थोड़ी बहुत एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद जो बड़ी एग्जांपल्स हैं, मे बी हम किसी एक ड्रग को लेके और उसके बहुत सारे जो जो अब तक जितने उसके एनालॉग्स बन चुके हैं या जो उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, जो चेंजेस प्रोड्यूस की गई हैं, उसको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है। दीज आर सम कॉमन functional groups, acidic functional groups. Oh, sorry. And these are some common basic functional groups. हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक तो आयनाइजेशन की बात होगी, दूसरी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट किस तरह से होता है? बेसिकली जो इसकी क्रिएशन है उसमें बेसिकली होता है क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इटसेल्फ कोवेलेंटली बॉन्ड होता है एक तरफ से किसी भी एटम के साथ, लेकिन वही हाइड्रोजन बॉन्ड अपनी जो है वो इनबिल्ट एबिलिटी की वजह से इट क्रिएट्स अ ब्रिज बिटवीन अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, वो एक ब्रिज क्रिएट कर सकता है, एक जो है वो बॉन्ड क्रिएट करता है जो कि स्टेरिक इफेक्ट की वजह से या स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन एटम जो है वो कोवेलेंटली बॉन्ड हुआ है एक तरफ एक एटम से, जबकि दूसरी तरफ वो नॉन कोवेलेंटली अटैच्ड हुआ है, ठीक है। इस जो पूरा ये स्ट्रक्चर है जो कि लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एंड वाई के साथ, जो एक्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है, सॉरी डोनर है, जबकि वाई इज hydrogen bond acceptor. Hydrogen bond is basically due to the electrostatic force between a hydrogen atom and a more electronegative atom through a covalent bond. अब इसको आप देखिए, जनरली होता क्या है कि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ना, मोस्टली वही जो है कॉमनली हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डोनर और एक्सेप्टर होते हैं। ये दोनों जो होते हैं यूजुअली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मोस्टली ये जो है ये बोथ होते हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर भी होते हैं जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर भी होते हैं। और जो वाटर मॉलिक्यूल है ना वो इनके साथ जो है एक्ट करता है एज बोथ, यानी कि वो उस इन दोनों के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है जिसकी बिना पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इसकी वजह से। ये मैंने आपको बता दिया अभी। यानी कि अगर functional group that are capable of forming hydrogen bonds can form these type of bonds with water and increase water solubility.
लिपिड सॉल्युबल फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? लिपिड सॉल्युबल फंक्शनल ग्रुप्स दैट एनहांस द लिपिड सॉल्युबिलिटी of a drug molecule are often referred to as hydrophobic or lipophilic functional group. Functional groups that lack the ability to either ionize, अच्छा इसको चूंकि वो क्या उनमें वाटर सॉल्युबिलिटी में क्या था कि जो फंक्शनल ग्रुप्स थे that were capable of basically आयोनाइजिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड को बॉन्डिंग कर सकते थे, वो सारे जो है वो लिपिड सॉरी वाटर सॉल्युबल या हाइड्रोफिलिक जो है फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं। जबकि ये जो नहीं कैपेबल होते हैं ना और जो हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं बना सकते, दीज आर यूजुअली नोन एज लिपिड सॉल्युबल फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, ओके। कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स जो है ये मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि ना तो आयोनाइज होते हैं और ना ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं, वो यूजुअली लिपिड सॉल्युबल होने की सलाहियत रखते हैं। ये सारे वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये जो है आयोनाइज नहीं होते और हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा जहन में रखने की जरूरत है कि कौन कौन से हैं। बेसिकली इनमें कौन कौन से अगर आप देखो तो इसमें एरोमेटिक रिंग्स हैं, इसमें अल्काइल चेन्स हैं जो एलिफेटिक चेन्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सॉरी अनसैचुरेटेड कार्बन्स भी हैं इसके अंदर, एंड देयर आर हेलोजेंस एज वेल। इसमें अब आप देखोगे हेलोजेंस में आपको मोस्टली क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन मौजूद है, इसमें फ्लोरीन मौजूद नहीं है। फ्लोरीन इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि फ्लोरीन की जो सॉल्युबिलिटी है ना वो वैरी करती है। वो वैरी किस लिहाज से करती है? क्योंकि जो फ्लोरीन होती है उसकी अपनी नेचर की वजह से, उसकी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर की वजह से वो सर्टेन टाइम्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर के तौर पे भी काम करता है, जिसकी वजह से वो सर्टेन टाइम्स वाटर सॉल्युबल मोर वाटर सॉल्युबल हो जाता है और लिपिड सॉल्युबल नहीं रहता। ठीक है, इसके अलावा अगर फ्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन एटम को अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, अगर उसके अंदर से उसको सब्स्टिट्यूशन हो जाए, फ्लोरीन उसके साथ हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो उसमें भी उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अच्छा, देयर आर अदर एग्जांपल्स। These are hydrogen bond donors. These are the examples. ये आप इसको भी आप note down करके रखें. These are hydrogen bond donors and these are hydrogen bond donor. Both they are acceptors and donors as well. These are acceptors only. इन acceptors के अंदर आपको different जो ether और जो ester है ना उसके अंदर there are certain things which you have to keep in mind. What are these? Ester or ether can be viewed as lipid soluble functional groups depending upon the atoms or groups attached to them. जो ether और esters है ना उनके लिए जो साइड चेन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड चेन की बिना पे वो जो है वो लिपिड या वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब आप इसमें एग्जांपल ये है कि अगर आप ये कंपाउंड ए, बी और सी 3 कंपाउंड्स है, अगर आप इसको गौर से देखें तो जो कंपाउंड ए है उसके अंदर आपको फॉस्फेट ईस्टर नजर आ रहा है। ये बेसिकली वाटर सॉल्युबल है, तो इसका मतलब है इट इज वेरी क्लियर कि ये जो है क्योंकि इस आयनाइज भी हो जाएगा, इसमें एक आयनाइज फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जिसकी बिना पे ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। जबकि बी और सी के अंदर मिथाइल और दो डेकेनाइल ईस्टर जो है लॉन्ग चेन इज प्रेजेंट मौजूद है, जिसमें बी और सी के अंदर जो ऑक्सीजन है इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि कंट्रीब्यूट करेगा वाटर सॉल्युबिलिटी को। मगर यहाँ ये बात जहन में रखनी है कि ये जो बहुत लंबी ये जो अल्काइल चेन है ना ग्रुप सी के अंदर, ये इस पूरे मॉलिक्यूल को लिपिड सॉल्युबल भी बना रही है। मतलब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से
these are वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है, लेकिन ये जो कंपाउंड सी है इसके अंदर चूंकि ये लॉन्ग चेन मौजूद है, इस लॉन्ग चेन की बिना पे ये लिपिड सॉल्युबल हो रहा है। इसकी बिना पे हम ये कह सकते हैं ए तो वाटर सॉल्युबल है बट सॉल्युबिलिटी उसकी है, जबकि कंपाउंड बी को आप पार्शियल कह सकते हैं, दोनों तरफ इसका रुख है, जबकि कंपाउंड सी इज हाईली लिपिड सॉल्युबल। ओके, ये मैंने भी नेक्स्ट इज स्टेरिक इफेक्ट। अच्छा, हर फंक्शनल ग्रुप का एक जो है ना डेफिनेट या फाइनाइट एक डेफिनेट साइज होता है, ठीक है, एक साइज होता है, एक स्टेरिक डायमेंशन होती है उसकी हर एक फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। ये सारी जो 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 इसका फाइनाइट स्ट्रक्चर है जैसे कहेंगे, वो सब मिलकर एक 3D शेप या कॉन्फर्मेशन बनाते हैं। ये जो 3D शेप या कॉन्फर्मेशन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आप लॉक एंड की मॉडल जहन में लेकर आओ, ठीक है। जो टारगेट साइट है ना वो भी इसी तरह से कुछ काम करती है। इसी वजह से ये जो स्टेरिक इफेक्ट है या जो इसका 3 डायमेंशनल शेप है या जो इसकी कॉन्फर्मेशन है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये वहां जाके बाइंडिंग में या बाइंडिंग साइट पे जाके एक्ट करने के लिए मददगार साबित होता है ये पूरा स्टेरिक इफेक्ट। बेसिकली ये जो फंक्शनल ग्रुप है, जो एक ड्रग एक टारगेट आपका है, उसके अंदर सेम टाइप के मतलब 2 मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं हो सकते, ठीक है, उसमें एक वक्त में एक ही अटैच हो सकता है, ठीक है। तो उस इसलिए जो साइज और शेप है ये बहुत मैटर करता है बाइंडिंग के लिए, और ना सिर्फ बाइंडिंग के लिए बल्कि उसकी बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए भी, ठीक है। ओके, हम थोड़ा देखते हैं इस बात को कि जो साइज और शेप है फंक्शनल ग्रुप का, वो किन 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 चीजों के लिए बेनिफिशियल है। The addition of functional group to a drug molecule based primarily upon the steric effects can provide a number of therapeutic benefits for a drug molecule. जो स्टेरिक इफेक्ट है वो कौन कौन सी थेरेपेटिक इफेक्ट के ऊपर असरअंदाज होता है, चले इसे ऐसे लेते हैं कि किस किस उस पे होता है, किस किस पे हो सकता है। सेलेक्टिविटी पे, it increases the selectivity for its biological target, it enhances binding interaction with its biological target, and its favorable alteration of its rate of metabolism. अच्छा, ये लास्ट के जो दो हैं इनकी मैं एग्जांपल्स आपको मैंने निकाली हैं, लेकिन मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया है। आई विल ऐड दीज लेटर इन माय नेक्स्ट लेक्चर प्रोबेबली। तो पहले हम इसको करेंगे कि इंक्रीज्ड सेलेक्टिविटी, इंक्रीज कैसे होगी सेलेक्टिविटी, अब हम देखेंगे इंक्रीज सेलेक्टिविटी। अच्छा, ये हम पहले भी हम इसको पहले देख चुके हैं, हम इसको दोबारा से देखते हैं। जो एग्जांपल मैंने आपको दी है, वी हैव ऑलरेडी सीन वन एग्जांपल of this, that with the acetylcholine and bethanycol, while acetylcholine non-selectively interacts with both muscarinic and nicotinic receptor. In addition of methyl group to the beta carbon of the acetylcholine provides bethanycol, an analog that is selective for muscarinic receptor. अब सिर्फ इस मिथाइल ग्रुप की वजह से सिलेक्टिविटी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, इसकी क्या वो है। The selectivity results from the fact that the muscarinic receptor has additional space that can accommodate an extra methyl group at this position. क्योंकि जो मस्करिनिक रिसेप्टर है उसके पास वो सेलेक्टिवली इसलिए बाइंड कर रहा है जाके उसके साथ, क्योंकि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्पेस है जिसे जाके ये जो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है ये उस स्पेस को जाके फिल अप कर रहा है। इसकी वजह से वो उसके अंदर जाके बिल्कुल सक्सेसफुली बाइंड हो रहा है, ठीक है। जबकि निकोटिनिक रिसेप्टर के अंदर ऐसा कोई जो है वो स्पेस मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये सिलेक्टिवली जाके बाइंड कर रहा है, ठीक है। ओके,
enhanced binding interaction. The interaction next is enhanced binding interaction. Binding interaction को किस तरह से enhance करता है? The interaction between a drug molecule and its biological target relies upon the ability of the drug to adopt a conformation that is complementary to the three-dimensional shape of the target, biological target. जो interaction है drug molecule का target के साथ, वो रिलाई करता है उसकी ड्रग मॉलिक्यूल की एबिलिटी पे कि वो अंदर जाके उस कॉन्फर्मेशन को अडॉप्ट कर ले कि वो पूरी तरह जाके बायोलॉजिकल टारगेट के साथ अटैच हो जाए. Some drugs have a considerable amount of flexibility and can orient their functional groups in a variety of different conformation. कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि अपने आप को डिफरेंट कॉन्फर्मेशन की वजह से सिलेक्ट, उनके अंदर चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो अपने आप को उस कॉन्फर्मेशन में ले आती हैं जिसमें वो बेस्ट बाइंड हो सकती हैं. The energy released when a drug molecule begins to interact with its biological target can be used to allow it to rotate about its single bond to adopt the scientific conformation required. Basically, क्या होता है कि जब बाइंडिंग के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है ना, बेसिकली वो जो है एक ड्रग मॉलिक्यूल को उसके साथ, यानी वो एनर्जी की वजह से वो ड्रग मॉलिक्यूल रोटेट करके या कॉन्फर्मेशन में चेंज लाके ज्यादा बेटर बाइंडिंग प्रोड्यूस कर सकता है बायोलॉजिकल टारगेट के साथ. However, if the energy required to adopt the proper conformation is similar or exceeds the energy released through the binding interaction, then the overall binding affinity of the drug for its biological target can be significantly diminished. This can lead to a decrease in overall potency of the drug and the need to give higher doses. इसकी example आपको मैं दूंगी. ये दो टाइप के आंसर्स हैं. एक है डिक्लोफेनिक सोडियम और दूसरा है फेनोप्रोफेन. ये दोनों आपको पता है क्या है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. दीज आर NSAID ड्रग. बोथ ऑफ दीज ड्रग्स exert the mechanism of action by inhibiting the enzyme cyclooxygenase. ये इसकी एग्जाम्पल है. अगर अब आप इसको गौर से देखिए कि इसके अगर स्ट्रक्चर को आप गौर से देखिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है. ठीक है, इस नेगेटिवली चार्ज की वजह से वो क्या फॉर्म करेगा? पॉजिटिवली चार्ज कैटायन जो एंजाइम के अंदर जो कैटायन है उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करेगा. ठीक है, जो एंजाइम की जो साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम है उसके ऊपर इसकी बाइंडिंग हो सकेगी इस नेगेटिवली या आयोनाइज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से. जबकि ये जो टॉप और एडजेसेंट एरोमेटिक रिंग्स है ना, जो नजर आ रही हैं आपको, टॉप और एरोमेटिक रिंग्स, ये बेसिकली जो एंजाइम की हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स है ना, उनके साथ जाके एक्ट करता है. ठीक है, ये जो दोनों रिंग्स है ये दोनों सिमिलर है. अब यहाँ पे सिमिलैरिटी है कि इसके हिसाब से दोनों की अब तक अगर आप देखो तो दोनों की कंफर्मेशन सेम है और दोनों एक तरह से बाइंड कर रहे हैं. ठीक है, जबकि ये जो लोअर पोर्शन है ना, यहाँ पे डिफरेंस है. यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि एक जगह आपको फिनाइल रिंग नजर आ रहा है अकेला, जबकि दूसरी तरफ आपको दो ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन आपको नजर आ रहे हैं. ये जो क्लोरीन है ना, जो कि आपको डिक्लोफेनिक सोडियम की में नजर आ रहे हैं, ये दो ऑर्थो पोजीशन पे जो है ये बेसिकली साइट के साथ लॉक करने में बहुत मददगार साबित होते हैं. ठीक है, जबकि फेनोप्रोफेन जो है उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जाके बाइंड करने के लिए अपने टारगेट साइट के ऊपर. इसकी बिना पे होता क्या है कि क्योंकि उसको रोटेट करना पड़ता है अपने आप को, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. और ये एनर्जी किस तरीके से पूरी की जाती है? इससे होता क्या है कि आपको जो ड्रग की डोज है ना, उसको इंक्रीज करना पड़ता है. ठीक है, ड्रग की डोज इंक्रीज, ये क्योंकि वो प्रॉपर बाइंड नहीं हो रहा, प्रॉपर बाइंड जाके सेट नहीं हो रहा अपनी बाइंडिंग के साथ, बाइंडिंग
टारगेट साइट के साथ वो पूरी तरह से, जैसे कहना ना लॉक इन की, तो आपको पता है ना जाके लॉक के अंदर फिट हो गई ना, ये क्लोरीन की वजह से इट गेट्स फिट और वो इफेक्ट दे देता है, जबकि इसको कॉन्फर्मेशन चाहिए होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मोर, तो इसकी वजह से थोड़ी ज्यादा इसको डोज रिक्वायर्ड होती है। अब ये मैं यहाँ हरगिज नहीं कह रही कि डोज इस चीज पे डिपेंडेंट होती है खाली, ठीक है, ये याद रखिए कि डोज और चीजों पे भी डिपेंडेंट होती है, लेकिन वन ऑफ द रीजन इज आल्सो दिस कि जहां हमें डोज बढ़ानी पड़ जाती है वो ये भी है कि आपकी जो बाइंडिंग साइट के साथ कॉन्फर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती, ठीक है। नेक्स्ट मैं मेटाबॉलिज्म पे आऊंगी, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम बढ़ेंगे, एंड देन हम उसके बाद लास्टली स्ट्रक्चर्स पे आएंगे, स्ट्रक्चर वाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।